जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने सुना किसान की खेती की मौजूदा हालात के बारे में। आज हम बात करेंगे 5वां अध्याय किसानों के लिए ब्राह्मणों को मशवरा एवं सरकार से की जाने वाली उम्मीद के बारे में। शूद्र किसानों से संबद्ध आर्य ब्राह्मणों को सुझाव और वर्तमान सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। 5वें और इस आखिरी अध्याय को शुरू करने से पहले मैं धूर्त आर्य ब्राह्मणों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ ताकि वे इस विषय में न पड़ें। हमारी विद्वान विदेशी सरकार के साथ स्वदेशी अनपढ़ दस्यु शूद्र भाई की भी आंखें खुलें तो कुछ बात बने, क्योंकि अब ब्राह्मण धर्म और शास्त्र रूपी तलवार को पूजा करने वाले वस्त्र में लपेट और छिपा रहे हैं और शूद्र दलितों की पूर्णतः उपेक्षा कर रहे हैं। वे यहाँ के धर्म तंत्रों को लेकर शिकायत करने वाले शूद्र पारसी और मुसलमानों को, खासकर नौजवानों को उपदेश और सुझाव दे रहे हैं कि इस देश के विकास के लिए सभी को केंद्रित और एकमत होना चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनकर हमारे अनपढ़ किसानों पर उल्टा असर ना पड़े, मैं इस कोशिश में हूँ। पुरोहित ब्राह्मणों के पुरखों ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर पहले के समय में शूद्रों दस्युओं पर अधिकार जमाया था। हजारों वर्षों से आज तक अनपढ़ बनाए रखे जाने के चलते शूद्रों ने अपने मानवीय अधिकार भूलकर बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई धर्म के ग्रंथों के लोक मानवीय मत के बदले इस स्वार्थी धर्म पर विश्वास किया और ब्राह्मणों पर पूर्णतः आश्रित होकर अन्य मानवीय धर्मों की अवहेलना करना पुण्य माना। इस कारण ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ मनमानी की और शूद्रों ने इसे उनका अधिकार माना। ब्राह्मणों के कपटीपन के लिए शूद्र शंका भी न करें, यही उनका धर्म है। इस कथन का प्रचार होता गया जो आज तक चला आ रहा है। वास्तविक स्थिति की पूर्णतः गलत जानकारी दी जाने के कारण गोरी सरकार व उनके गोरे कर्मचारियों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। इस प्रकार आज शूद्रों की स्थिति हर तरह से दयनीय हो गई है। इस पर भी आज ये ब्राह्मण खुद को निर्दोष साबित करने और किसानों से अपने काम निकलवाने की गंदी नीयत से अखबार, सभा, पत्र, किताब आदि के माध्यम से शूद्र किसानों को ब्राह्मणों के प्रति निष्ठावान होने और उनसे मिलकर रहने की सलाह यह कहकर दे रहे हैं कि इस अभागे देश का विकास तभी हो सकता है जब हम सभी मिलकर रहें। उनके खोखले उपदेश से आज यह साबित होता है कि विकास और उन्नति के झूठे वादों के पीछे उनकी मंशा सिर्फ किसानों को ठगने की है। आज तक चलने वाली ब्राह्मण के पुरखों द्वारा शुरू की गई दास प्रथा के रहते किसान और बाहर से आए ये ब्राह्मण कैसे एक होंगे। इसी विद्या के बल से डॉक्टर फ्रैंकलिन और थॉमस पेन जैसे अद्भुत सफल व्यक्तियों ने रात दिन एक करके और अमेरिका के लोगों ने यूरोप के सभी देशों के कारीगरों का शोषण कर हर वर्ष करोड़ों रुपए बनाए हैं। ब्राह्मण पुरखों ने इस ज्ञान विद्या को अपनी ठग किताबों में डालकर शूद्रों के लिए उन्हें पढ़ने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। फलतः देश की सच्ची सैन्य क्षमता व धनुर्विद्या की उन्नति बंद हो गई और आज घोड़े पर चढ़कर बर्छी भाले चलाने वाले सिंधे होलकर जैसे वीर खानदानों के नौजवान दूरबीन देखकर गोला दागना नहीं जानते। ब्राह्मण मूंछों पर ताव देकर किसानों को सताकर अपने महान वंश की प्रतिष्ठा धूमिल कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से फ्रांस, पुर्तगाल के लालची विजेता और मुसलमान आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला कर यहाँ की अमूल्य संपत्ति अपने साथ ले गए। इनमें से बहुतों ने यहाँ के ब्राह्मण धर्म को गलत कहा और अंत में कुछ मुस्लिम योद्धाओं ने हजारों ब्राह्मणों के कान पकड़ खतना करवाकर उन्हें अपने मानवीय धर्म में परिवर्तित किया। अगर हम पशुओं पर दृष्टि डालें तो वो खाने, सोने, मैथुन करने, बच्चों का पालन करने, दुश्मन से रक्षा करने, गुर्राने और खाकर डकारने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं और इसी से आज तक उनकी मूल स्थिति जस की तस है। जबकि मानव अद्भुत स्वाभाविक बुद्धि रखता है, फिर भी संस्कृत पाठशालाओं में शूद्र किसानों के बच्चों को पढ़ाने पर रोक आज भी कायम है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ किसानों का मेल मिलाप कैसे हो सकता है? यदि सृष्टि क्रम को देखा व समझा जाए तो पता चलेगा कि ज्ञान बुद्धि के अतिरिक्त मनुष्यों व अन्य प्राणियों में सभी गुण व स्वभाव समान ही हैं। इसी से मानव सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट आदि में श्रेष्ठ है और विचारों को लिखने के लिए उसने कागज की आश्चर्यजनक खोज भी की है। मानव के अज्ञानता को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं। बुद्धि, ज्ञान और अनुभव को मिलाकर यूरोप के लोगों ने बेतार यंत्र बनाया। इसकी सहायता से हजारों मील दूर अकाल आदि के समय जहाज और रेल से लाखों टन खाद्य सामग्रियां लोगों तक पहुंचाकर एक दूसरे की मदद की।
आज विश्व ज्ञान विज्ञान का सागर है। इसी बुद्धि संपन्न मानव जाति के शूद्र राजा शिवाजी ने गाय व ब्राह्मण के साथ स्वार्थी ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए एकेश्वरवादी मुस्लिम बादशाह की दुर्गति कर दी थी। इसी कारण इस अनपढ़ शूद्र राजा के अनपढ़ वंशजों को उनके ही नमक हराम पेशवा सेवक ने अति क्रूर त्रिबंकजी डेंगले की निगरानी में सतारा किले में कैद कर लिया। एक ओर पुणे में उसने अपनी जाति के लोगों को सिक्के रुपए बांटे तो दूसरी ओर शूद्र व दर्जी जाति के लोगों को कृष्ण लीला आदि पवित्र कथा सुनने और ब्राह्मण की तरह धोती पहनने पर दंड देना शुरू कर दिया। यही नहीं, किसानों की टट्टी खाने वाले गाय के मूत्र को पवित्र मानकर पीने और खुद को शुद्ध समझने वाले भट्ट ब्राह्मण आज भी अपने स्वार्थी कुटिल धर्म की आड़ में शूद्र किसानों को नीच समझते हैं। फिर ये किसान इनसे मेल क्यों करें? आज आर्य ब्राह्मणों में से कुछ लोग झूठे कागज लेन देन के झूठे हिसाब बनाने अथवा रिश्वत खाने के चलते सख्त दंड भोग रहे हैं और कुछ शाक्तों के बहाने मांस खाकर अछूत औरतों के साथ अपवित्र काम कर रहे हैं। पर भोंसले, शिंदे, होलकर जैसे राजाओं को नीच मानकर वे यहाँ शादी व्यवहार नहीं रखते। ज्यादातर भट्ट ब्राह्मण वैश्याओं के साथ किए गए अश्लील हरकतों को जायज ही मानते हैं, पर अनपढ़ किसानों की बेटियों को अपने घर में ब्याहना पाप समझते हैं। फिर दोनों एक कैसे होंगे? प्रायः भट्ट ब्राह्मण शूद्र किसानों को मंदिर में रखी धातु पत्थर की मूर्तियां छूने नहीं देते। दूर बैठकर भी वे शूद्रों के साथ नहीं खाते, पर उनके पत्तलों पर अपना जूठन डाल देते हैं। फिर दोनों एक कैसे होंगे? हजरत मोहम्मद पैगंबर के निस्वार्थी अनुयायियों का जब यहाँ आगमन हुआ तब उन्होंने अपने पवित्र एकेश्वरवादी धर्म की ताकत से आर्य पुरोहित के धर्म का खात्मा करना शुरू कर दिया और शूद्र लोग उत्साह से इस्लाम धर्म अपनाने लगे। तब बचे हुए शूद्रों को बहकाने के लिए महाधूर्त ब्राह्मण मुकुंद राज ने कुछ संस्कृत कथनों पर थोड़ी सी नास्तिकता की कलई चढ़ा विवेक सिंधु नामक प्राकृत ग्रंथ लिखकर उनके सामने रखा और फिर अंग्रेजी सत्ता आने तक आर्य ब्राह्मणों ने रामायण महाभारत की व्यर्थ कहानियां किसानों को सुनाकर और मुसलमानों से लड़े जाने की झूठी बातों में फुसलाकर उनके बच्चों को मुस्लिम लोगों से पढ़ने की मनाही कर दी। इसलिए अंग्रेजी सत्ता के आते ही आसानी से ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पद मिल गए और वे लोग किसानों को लूट लूट कर खाने लगे। वेद को ब्राह्मण पुरखों ने सबसे पवित्र कहकर शूद्र दलितों को इसकी झलक देखने की भी मनाही की। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों तथा यूरोपियनों को शूद्र दलित सा नीच ही मानते हैं, पर कुछ विद्वान ब्राह्मण सुरक्षा व्यवस्था में इसी वेद को गोरों के घर घर ले जाकर उन्हें इनकी शिक्षा भी देते हैं, जबकि गांव में सरकारी विद्यालय में ये आज भी किसान बच्चों को पढ़ाने में कमोबेश संकोच ही कर रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों से किसान कैसे मिल जाए? शहर में जाकर बसे किसानों के बच्चे अगर ईसाई मिशन के द्वारा थोड़े बहुत पढ़ जाएं और गोरे कर्मचारियों की दया से नौकरी ले लें, तब ब्राह्मण कर्मचारी उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां गोरे कर्मचारी को सुनाकर किसान पुत्र को वहां से निकाल कर ही दम लेते हैं। और बहुत से ब्राह्मण कर्मचारी गोरे अधिकारियों को खुश करने के लिए किसानों की फसल व पैदावार की उन्हें गलत सूचना देकर किसानों की खुशियां हर तरह से रोककर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर किसान व ब्राह्मण एक कैसे हों? ज्यादातर वेदांती कथा पुराण वाचक आदि चालाकी से भोज और वार्षिक उपहार के अवसर निकालकर भोसले, शिंदे, होलकर जैसे वंशजों से हजारों भोज, रोज का गौ ग्रास व अन्य दान लेते रहते हैं, मगर विषम परिस्थितियों में भी किसी ब्राह्मण राजघरानों से किसी ने किसान को खिलाया नहीं। यहाँ तक कि अकाल में भी इनके लोग कभी अन्न नहीं बांटे। शूद्र किसानों से हजारों रुपए की वार्षिक सहायता और हमेशा भोज लेने वाले किसी एक ब्राह्मण राजघराना ने इस एहसान के बदले एक किसान पुत्र को भी शिक्षा न दी, उसे खाना नहीं दिया। फिर किसान और ब्राह्मण क्यों कर एक हों? ज्यादातर अमीर पुरोहित ब्राह्मणों के घरों में भिक्षा देते समय हर रोज चुनाव होता है। वे ब्राह्मण भिखारी को चावल और शूद्र मुसलमान भिखारियों को बहुत कम मात्रा में मोटी ज्वार देते हैं या फिर आगे जाने को कह देते हैं। इसीलिए इन आर्य ब्राह्मणों के बजाय विदेशी टक्कर जज साहब जैसे अन्य धर्म वाले यूरोपियन लाख गुना ज्यादा दयालु हैं। क्या कहना गलत है?
क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से ब्राह्मणों एवं शूद्रों के बच्चों को अंग्रेजी सिखलाई और ये बच्चे आज गोरे कर्मचारियों के समान ही सरकारी पद पर स्वाभिमान से जी रहे हैं। क्या ब्राह्मणों की यही समझदारी है? क्या यही दया है? क्या यही उदारता है? क्या यही उन्नति है? जरूरत पड़ने पर ये मिल जाएंगे और काम हो जाने पर इधर उधर खिसक जाएंगे। यदि ये ज्ञानी आर्य ब्राह्मण सचमुच यहाँ के लोगों को मिलाकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें जीतो और हराओ आचरण वाले क्रूर धर्म सबसे पहले त्यागना होगा और उन्हें धर्म के द्वारा निंदा किए जाने वाले और वेद तथा जाति भेद के द्वारा कुचले जा रहे शूद्रों के साथ किसी भी तरह का छल कपट स्पष्ट रूप से बंद करना होगा। सच्ची एकता के बिना देश की उन्नति संभव नहीं है। यदि कभी परंपरागत खानदानी धूर्तता से आर्य ब्राह्मण कम पढ़े लिखे और कुछ शूद्रों को मिला भी लें तो यह मेल ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। यदि कुछ पेटू शूद्र क्लर्क ब्राह्मण से मिलकर बगीचे के कच्चे आम लेकर उन्हें पकाने की व्यवस्था करें तो वे सिर्फ कल तैयार होने वाले आम को ही बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि सूखी घासें भी नष्ट होंगी और मेहनती किसानों का सिर शर्म से झुक जाएगा। ब्राह्मणों से मेरा अनुरोध है कि वे मेरी इस भविष्यवाणी को अपने घर में पूजा स्थल के सबसे पवित्र स्थान में रखें। अब मैं शिमला के ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में जाऊंगा और वहां थोड़ा ठहर कर किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अपने परम दयालु गवर्नर साहब के सामने सागर पार अपनी सरकार के लिए कुछ मशवरा रखूंगा। अब हमारी नीति कुशल सरकार को चाहिए कि वह धन के लोभ को दरकिनार कर किसानों के आचरण पर नजर रखने के लिए जासूसी डॉक्टरों की नियुक्ति करें और दुराचार के कारण बीमार होने और चोरी आदि गंदे आचरण करने पर उन्हें उचित दंड देने की व्यवस्था करें, वरना उनकी नासमझी खत्म नहीं होगी। शूद्र किसान एक से अधिक विवाह ना करे, अपने बच्चों का बाल विवाह ना करे। इस तरह के कानून बनाए बिना उनकी संतानें स्वस्थ नहीं हो सकती। गोरे कर्मचारियों को झूठी जानकारी दिए जाने से ब्राह्मणों की उनकी संख्या के अनुपात से अधिक नियुक्ति हुई है। इसके कारण इन्हें खेती में श्रम करने और इनकी स्त्रियों को बाजार में बार बार अन्न आदि बेचकर पेट भरने की नौबत नहीं आती। किसान के अनपढ़ होने से ब्राह्मणों को जाति भेद एवं धर्मतंत्र के बहाने बहुत लाभ होता है। इसीलिए सारे सरकारी ब्राह्मण कर्मचारियों सहित पुराण व कथावाचक के साथ साथ ब्राह्मण अध्यापक भी पूरी चालाकी से रात दिन यही प्रयत्न करते रहते हैं कि जाति भेद व धर्मतंत्र कायम रहे। इसलिए शूद्र किसान बच्चों के सरकारी नौकरी के काबिल होने तक ब्राह्मणों की उनकी संख्या के अनुपात से अधिक नियुक्ति न कर बाकी पद पर मुसलमान अथवा हिंदू ईसाई को दिए जाएं। ब्राह्मण शूद्र किसानों की शिक्षा में बाधा डालना तभी बंद करेंगे। सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मणों की भरमार होने से गोरे कर्मचारियों की नज़र में उनकी यह कुटिलता नहीं आ पाती। फलस्वरूप ब्राह्मण जाति दिनों दिन शिक्षित और धनी होती जा रही है और किसान गरीब और कंगाल। कभी कभी तो ब्राह्मण विरोध के कारण इन्हें जान भी गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने अपने झूठे धर्म की ऐसी छाप किसानों के मन पर छोड़ी है कि वे उनकी आज्ञा से हत्या करके अपने सिर सारे आरोप मढ़ लेना ही पुण्य समझते हैं और पुलिस व न्याय विभाग का सारा श्रम बेकार जाता है। इसलिए किसान बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए उन्हीं जाति के ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए जो हल चलाने, बीज बोने आदि का काम जानते हैं। फिर इन अध्यापकों की पाठशालाओं में ही शूद्र किसान अपने बच्चों को भेजें, ऐसा कानून बनाना चाहिए। फिर शुरू की कक्षाओं में ब्राह्मण बच्चों के समान ही किसान बच्चों को डिग्रियों का लोभ देना चाहिए। किसान के बच्चों की शादी में दूसरे जाति के द्वारा भोज कराने की बाध्यता को बिना हटाए किसान बच्चों को पढ़ाई से प्रेम नहीं हो सकता। बाद में जब किसानों के बच्चे छठी कक्षा की परीक्षा के साथ साथ कृषि परीक्षा भी पास कर लें और वे सदाचारी भी हों, तब उन्हें गांव का पाटिल पटेल जरूर ही बना दिया जाना चाहिए। इस कानून के बनते ही हजारों किसान पटेल बनाने की उम्मीद से बच्चों को पाठशाला भेजेंगे और जब गांव-गांव में ऐसे काबिल पटेल हो जाएंगे तो ब्राह्मण कुलकर्णियों द्वारा अनपढ़ किसानों को आपस में लड़ाए जाने की, उन पर मुकदमा थोपे जाने की कूटनीति खत्म होगी। ऐसे पटेलों से सरकार को भी कई किस्म के मुनाफे होंगे। तब जल्दी ही किसान और टैक्स देने योग्य हो जाएंगे। पुलिस व विधि विभाग पर होने वाले फिजूल के खर्च भी कम हो जाएंगे। फिर सरकार की ऐसी सोच, सरकारी काम करने वाले केवल ब्राह्मण ही हैं,
ये खत्म हो जाएगी और किसानों में से योग्य लोगों को मामलेदार तथा छोटे बड़े अन्य पदों पर नियुक्त होने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना इसके किसान स्थिर नहीं होंगे और सरकार का राजस्व नहीं बढ़ेगा। इन दिनों हमारी सरकार गुजरातियों व मारवाड़ियों के लेन देन में होने वाली गड़बड़ी पर नजर रख रही है। सरकार को उनकी दुकान के सड़े गले सामान एवं गलत माप तौल के साथ साथ शराबी पटेलों पर भी नजर रखने की जरूरत है। खैर, मैं अब सरकार को किसानों के मृत हो गए खेतों को उपजाऊ बनाने के कुछ तरीके बतलाता हूँ। हमारी रहमदिल सरकार को चाहिए कि वह सभी किसानों को शिक्षा देने के साथ ही यूरोपियन किसानों के समान यंत्रों से खेती करने के ज्ञान होने तक सभी गोरों मुसलमानों पर रोक लगा दें कि वे भारतीय गाय बैल बछड़े न काटें। वे इनकी जगह भेड़ बकरी मारकर खाएं अथवा विदेशी गाय बैल लाकर उन्हें मारकर खाएं, वरना यहाँ के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु नहीं मिल सकेंगे। फिर गोबर आदि खाद की कमी भी हो जाएगी, जिससे किसान और सरकार दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। पत्ते फूल मरे हुए कीड़े मकोड़े व जानवरों के सड़े गले तत्व ग्रीष्मकालीन वर्षा से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमारी उद्यमी सरकार को चाहिए कि गोरे काले सैनिकों और पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार मदद लेकर छोटे गड्ढे तालाब बनाकर इन सड़े गले तत्वों को पानी के साथ खेतों में पहुंचाएं और शेष पानी को नदी में बहा दें। इससे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हवादार स्थानों पर परिश्रम करने से सिपाही व सैनिक भी स्वस्थ रहेंगे। यदि इन लोगों ने प्रतिदिन एक आना भर भी काम किया तो हर वर्ष सरकारी कोष में 25 लाख की वृद्धि होगी। हमारी जागरूक व दयालु सरकार के पास पुलिस विभाग के साथ साथ सेना के लगभग 2 लाख होने के चलते उसे चाहिए कि वह पहाड़ियों घाटियों में सुविधानुसार तालाब और कुंड बनवा दें, ताकि उनके निचले भागों के छोटे छोटे नाले गड्ढे पानी से भर जाएं और फल फूल सब्जी आदि की भूमि को पर्याप्त पानी मिल सके। इससे किसान के साथ साथ सरकार को भी लाभ होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन नालों नहरों को दुरुस्त करने की व्यवस्था करे। उसे चाहिए देश की सारी जमीनों का सर्वे करवाकर सिंचाई विशेषज्ञों के द्वारा यह पता लगवाए कि कहाँ पानी का बड़ा स्रोत है और फिर उन स्थानों को मानचित्र में खास तौर से अंकित किया जाए। फिर बिना सरकारी सहायता के कुएं खोदने वाले किसानों को भी पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सरकार को किसानों को पूर्व की तरह नदियों की गाद यानी कि गाढ़ी चीज आदि चीज लेने की आज्ञा देनी चाहिए और गांव व जंगलों वाली चारा की भूमि किसान को पुनः लौटा देनी चाहिए। ऐसा नियम हो कि उन जमीनों पर कोई हल न चलाए और वहां से कोई जलावन की लकड़ी न ले। फिर निर्माण कार्य के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का कार्य भी सरकार का ही है। सरकार को वन विभाग का कठोर कानून भी हटाना चाहिए। अपने खर्च पर विदेशों से अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियां मंगवानी चाहिए। तब उनकी संख्या बढ़ते जाने से उनके मल खाद के अच्छे स्रोत होंगे और उनके ऊन से किसानों को लाभ होगा। जंगली जानवरों से खेतों की रक्षा के लिए किसान को पुरानी बंदूक रखने की स्वीकृति देने की यदि सरकार को हिम्मत ना होती हो तो उसे चाहिए कि वह खेत की रक्षा का काम ईमानदार काले पुलिस वालों को सौंप दें। बावजूद इसके जंगली सुअर आदि के द्वारा फसल बर्बाद किए जाने से इस नुकसान की भरपाई वे अपने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के वेतन से काटकर या फिर अपने कोष से करें। चाहे इसके लिए वह कानून ही बना दें, वरना किसान रात में नींद पूरी ना लेकर दिन भर खेत में मेहनत करने के लायक ही नहीं रहेंगे। हमारी सरकार का यदि सचमुच अनपढ़ किसानों का भला करने और उनकी पैदावार को बढ़ाने की लालसा है तो उसे चाहिए कि हर साल योग्यता और पैदावार के आधार पर परीक्षा प्रतियोगिता लेकर अव्वल किसानों को पुरस्कार दें। हर 3 साल के बाद औसत पैदावार के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किसानों को उपाधि दें। किसानों के सुशिक्षित बच्चे खेतों की उत्तम देखभाल करने के साथ ही साथ यदि लुहार बढ़ई के कामों की भी हल्की फुल्की परीक्षा दे दें तो उन्हें विदेशों की कृषि विद्यालय देखने के लिए भेजा जाना चाहिए, जिससे खेती में सुधार कर फौरन ही हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। हमारी नीति कुशल सरकार को चाहिए कि वह किस्म किस्म के धंधे करने वाली स्त्रियों पर पैनी नजर रखे और उनके लिए ऐसे अस्पतालों का निर्माण करवाए जिनमें रोग की चिकित्सा हो। गंदे गाने और गंदी नाच पर कलाकारों को दंडित करें, अन्यथा अनपढ़ किसानों का नैतिक प्राकृतिक विकास संभव नहीं।
लगभग सभी क्षेत्रों की सेना एवं पुलिस विभाग में शूद्र दलित किसानों की पर्याप्त संख्या है। ये लोग मिस्र और काबुल के तंदुरुस्त लोगों का सामना गोरे सैनिकों व सिपाहियों के समान ही करते हैं। सारे शूद्र दलित किसान स्त्रियों बच्चों के साथ रात दिन जी तोड़ मेहनत कर लगान फंड और चुंगी भरते हैं। फिर भी हमारी धर्मप्रिय सरकार इनके बच्चों को खेती संबंधी पुस्तकें अथवा समाचार पत्रों में खेती संबंधी सूचनाएं पढ़ने भर भी शिक्षा देने का विचार नहीं करती, जबकि लाखों किसानों को समय पर पेट भर भोजन व तन ढकने के वस्त्र नसीब नहीं है। फिर भी हमारी सरकार सेना, पुलिस, विधि आदि विभागों के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने में अफराद पैसा खर्च कर देती है। इसे क्या कहा जाना चाहिए? नाक के बाल बने बहुत से ऐसे लोगों को वह सैकड़ों रुपए महीने की पेंशन देती है, जबकि गोरे काले कर्मचारियों को 30-35 वर्षों तक हर महीने मोटी तनख्वाह भी देती है। बहुत से काले गोरे कर्मचारी अशक्त, अंधे का ढोंग रचकर अच्छे खासे यूरोपियन डॉक्टरों की आंखों में धूल झोंककर पेंशन ले लेते हैं। कभी पेंशन लेने वाले बहुत से गोरे कर्मचारी विदेश भाग जाते हैं, तो कभी बूढ़े कर्मचारी अचानक जवान होकर, जैसे ईसा मसीह ने उन्हें खुद मृत्यु से जिंदा किया हो, मूंछ काला कर नगर पालिका या बड़े कारोबारी कार्यालय में नौकरी लेकर हजारों रुपए कमाते हैं। हमारी होशियार सरकार को चाहिए कि वे सारे सरकारी विभागों व सेना कर्मचारियों की डोली उठाने वाले राजमिस्त्री, लोहार, बढ़ाई और बेगारी के मजदूरों के वेतन कम ना करे, जबकि शेष काले गोरे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में धीरे धीरे कटौती करे। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार किए बिना शासन की बुनियाद मजबूत नहीं होगी और किसान की भूखमरी भी नहीं मिटेगी, उसकी हालत भी नहीं सुधरेगी। सारांश यह है कि अभी तक चाबुक कोड़े की इस पूरी पुस्तक में मैंने शूद्र राजा महाराजाओं के वंशजों की हर स्थिति का वर्णन नहीं किया है। इसका पहला कारण है उनका खोखला या कंगाल होना और दूसरा कारण है किसानों से उनका दूर हो जाना। इसलिए यहाँ मैंने मोटे तौर पर सागर पार की खास सरकार के अधीनस्थ गवर्नर जनरल और उनके अधीनस्थ राज्य प्रांत के निम्न वर्गीय शूद्र किसानों की सिर्फ दयनीय स्थिति का ही वर्णन किया है। इस पर भी यदि सरकार की यही इच्छा है कि ब्राह्मण बच्चे ही उन्हें अंतिम पानी पिलाएं, तो वह शूद्र किसानों को कुचलकर जमा किए गए शाही कोष से हर साल बड़ी रकम खर्च करके ब्राह्मण बच्चों को विद्वान बनाने की परंपरा बनाए रखें। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर वे किसान के बच्चों को शिक्षित किए जाने के झूठे वादे देकर जमा किए गए केवल लोकल फंड की रकम भी किसान बच्चों को पढ़ाने में ईमानदारी से खर्च करे, तो मैं समझूंगा कि इतने अरसे से की गई मेरी मेहनत आज रंग लाई है और मैं झूम उठूंगा। आगे सरकार की मर्जी। आज मैं बचपन के मुस्लिम पड़ोसी और खेलकूद के साथियों के एहसान याद करता हूँ, जिनके कारण मुझे स्वार्थी हिंदू धर्म और जातिगत भेदभाव आदि झूठी बातों का पता चला। उसके बाद मैं स्कॉटिश मिशन, जो कि पूना में है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एहसानमंद हूँ, जिनके कारण मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला। मानव अधिकार कौन कौन से हैं उसकी समझ आई। इसके अलावे जिन जिन धार्मिक यूरोपियन भद्र लोगों ने मेरी आर्थिक मदद की, मैं उनके एहसानों को याद करता हूँ। फिर अंग्रेजी सरकार को भी याद करता हूँ, जिसकी स्वतंत्र राज्य पद्धति के चलते मैंने अपनी बात साहसपूर्ण ढंग से सबके सामने रखी। अंत में सृष्टि चलाने वाली शक्ति से गुजारिश करता हूँ कि उपरोक्त लोगों की पुत्र पौत्र सहित उन्नति हो और मुझ जैसे मूर्ख और वक्त शूद्र किसानों की आंखें खुलें और सभी होश में आएं। इसी उम्मीद से धैर्य धारण कर इस समय मैं शांत मन से बैठता हूँ, पर पीछे पलटने वालों पर मेरा ध्यान लगा है, क्योंकि मेरा कोड़ा उसे बेशक घायल करेगा। सत्य शोधक समाज का सभासद ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तारीख 18 जुलाई, दिन बुधवार, सन 1883, पूना, पेठ, जूनागंज। तो आज किसान के कोड़े से 5 अध्याय पूरे होते हैं। इस किताब के रचनाकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं। अनुवादक डॉक्टर संजय गजभिये जी हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।